Hello students, welcome back to video lecture series of thermodynamics, class 11 chemistry. Myself Vinay Tyagi, PGT chemistry, Kendriya Vidyalaya Sanketan. In the previous video, that is lecture number 1, we have already discussed some thermodynamics terms like state, system and surrounding, state function, path function, and all things. So in this series, in lecture number 2, now today we will discuss internal energy and mathematical statement of first law of thermodynamics, FLOT, float. It is very important topic, first law of thermodynamics. So let's discuss. So start with internal energy. What is internal energy? Internal energy is sum of kinetic energy में translation energy, vibrational energy and rotational energy. So it is sum of kinetic energy, potential energy, chemical energy, electrical energy, mechanical energy and all type of energy which are present in system. So it is all type of energy. It is sum of all type of energy present in system. तो जैसा कि नेम से इसका पता चल रहा है इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होंगी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी की एनर्जीज होंगी वो सब एक फिक्स एनर्जी होंगी और उन सबको सम कर देंगे तो वो फिक्स वैल्यू होगी। तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पर उस सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबके सम को हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। नाउ डिस्कस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाए या चेंज इन इंटरनल एनर्जी आखिरकार होता क्या है। ठीक, जैसे मैंने बताया इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। हम प्रीवियस लेक्चर में इस बात को ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट आर स्टेट फंक्शंस। ठीक, इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ एनर्जी। So at a particular state, we cannot determine absolutely all type of energy. Right? In thermodynamics, we can calculate change in internal energy, which is useful for us. Delta U, U2 and U1. Absolute value of U ये हमारे लिए इतना useful है भी नहीं. Delta U is much useful for us. स्टेट फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो एक माउंटेन का ये पीक पॉइंट है और ये इसका बॉटम पॉइंट है। ठीक है, मुझे इस बॉटम पॉइंट से इसके पीक पॉइंट पर पहुंचना है, उसकी हाइट को मेजरमेंट करना है। तो उसके पहुंचने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज करो एक पर्सन ए है जो इस जगह पर है, तो पहले यहाँ जाए फिर इस तरीके से ऐसे इस तरीके से रुक करके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच सकता है, पीक पॉइंट पी पर। एक पर्सन कोई बी है जो इसके इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से इस तरीके से पहुंचे और एक पर्सन यहाँ कहीं है इस तरीके से घूम करके वो पीक पॉइंट पर पहुंचता है। राइट, तो अब चाहे पाथ 1 को फॉलो करें मतलब ए बी सी किसी भी पर्सन के अगर हम देखते हैं तो पाथ 1 2 3 किसी भी पाथ पर जाते हैं, इस माउंटेन की जो हाइट होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि हाइट जो है वो इसका बेस पॉइंट एंड उसका हाईएस्ट पॉइंट उसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट कहेंगे। तो हाइट एक स्टेट फंक्शन है। द सेम वे इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल जो स्टेट होती हैं उन्हीं पर डिपेंड करती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि इनिशियल स्टेट से लेकर के फाइनल स्टेट तक तो किस तरीके से उसको किस पाथ को फॉलो करके पहुंचाया जा रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारे पास ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा सकते हैं। तो फर्स्ट वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी इज हीट, वर्क एंड
चेंज इन मैटर, मैटर एंटर कर सकता है या सिस्टम को लीव कर सकता है, सिस्टम में हीट पास करें या सिस्टम से हीट निकाल ली जाए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो ये टोटल 3 तरीके हैं जिनसे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वे टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन हीट। तो हम एक तरीका है जिसके हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है या क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम है तो जैसा आप पहले ही लेक्चर में समझ चुके होंगे, इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर अलाउ नहीं होगा, राइट। केवल एनर्जी का एक्सचेंज इसमें पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हीट कब एक्सचेंज होती है? हीट एक तरीके से मोड ऑफ हीट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस between two objects. Two objects may or may not be a system and surrounding or other objects, right? कोई भी दो सिस्टम ले लीजिए या सिस्टम एंड सराउंडिंग ले लीजिए या कोई भी चीजें हो, अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा उस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को कहते हैं हीट, राइट। हीट का एक्सचेंज या ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा उस केस में, ठीक। तो हम यहाँ पर एक एज्यूम करके चलते हैं, इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज चेंज बाय ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मल कंडक्टिंग वॉल। तो सपोज कीजिए ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम कुछ ऐसा मान लीजिए ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टी ए है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज करो टीबी है। तो दो केसेस पॉसिबल हैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, या तो सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ग्रेटर हो, सेकंड केस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेसर देन सराउंडिंग। इन दो केस के अलावा और पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर दोनों के केस में टेम्परेचर इक्वल होगा तो वहाँ हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, राइट। तो सीधी सी बात है, हीट ट्रांसफर अगर होना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। अब दोनों ही केस में क्या होगा, अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्यू हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। और इस वाले केस में इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लेसर देन सराउंडिंग है तो उस केस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं कि सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस केस में कोई भी वर्क डन होगा नहीं क्योंकि मैटर का यहाँ एक्सचेंज हो नहीं रहा, मैटर का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मैटर जैसा है उसी वॉल्यूम में है, तो यहाँ पर कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि हम सिस्टम से सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, या तो हीट एनर्जी की इस जगह जो हीट एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में एनर्जी जा रही है या सिस्टम से रिलीज हो रही है। तो जब सिस्टम में एनर्जी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगा तो उस केस में इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो इंक्रीज कर जाएगी। कुछ एक्सचेंज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितना हीट एनर्जी का चेंज आएगा, हीट एनर्जी या तो सिस्टम में दे दी जाए या उस सिस्टम से निकाल ली जाए, वो क्यू अमाउंट में एनर्जी होगी तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। इस केस में जो भी डेल्टा यू होगा वो क्यू के इक्वल होगा। सेकेंड टाइप या सेकेंड वे है जो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं वो है वर्क। तो सपोज कीजिए कोई सिस्टम है, इसका इनिशियल स्टेट यू ए है और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इसका टी ए है, राइट। इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को हम यहाँ यू ए नहीं ए ले लेते हैं और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या है यू ए है। तो अब हमारे पास ए से बी, अगर किसी सिस्टम की स्टेट को ए टू बी पहुंचाना है
तो उस केस में हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी सिस्टम को पहुंचने के लिए, ए से बी पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैकेनिकल वर्क किया जाए या इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाए। ठीक है, तो सपोज करो पहले हम मैकेनिकल वर्क को लेके चलते हैं। मैकेनिकल वर्क में हम कोई भी पिस्टन सिस्टम से ले सकते हैं या पैडल व्हील से उसको रोटेट करा करके उसमें कोई वर्क डन करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप से कोई भी मैकेनिकल वर्क डन करवा सकते हैं किसी सिस्टम में। पर ध्यान रखिएगा, अभी हम जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब हीट एनर्जी का एक्सचेंज है, उसको जीरो रखेंगे। ठीक है, यहाँ कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, जैसा आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा जिनमें क्यू अमाउंट ऑफ जीरो है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होगी। ठीक, आप लौट करके इसी पर आते हैं। मैकेनिकल वर्क डन, सपोज करो हम जो वर्क डन कर रहे हैं 1 किलो जूल वर्क डन किया जा रहा है ऑन द सिस्टम। अगर हम 1 किलो जूल वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम है वो ए से बी स्टेट में चेंज होगा। लेट सपोज कि सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट थी वो ए है, अब वो बी स्टेट में चेंज हो जाएगा और हम पिस्टन से वर्क डन करवा रहे हैं या किसी और तरीके से करवा रहे हैं। सपोज करो इसका स्टेट ए पर टेम्परेचर है टी ए, इंटरनल एनर्जी है इसमें यू ए। जब हम बी स्टेट पर पहुंचा रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर हो गया टी बी, इंटरनल एनर्जी है टी बी यू बी, चेंज इन टेम्परेचर हो गया टी बी माइनस टी ए, और डेल्टा यू हो गया यू बी माइनस यू ए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इसको बात पर हम लौट करके आते हैं थोड़ी देर में। दूसरा तरीका है कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी करवा सकते हैं। सपोज वही बात हम लेके चल रहे हैं, लाइक जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, वर्क डन जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन वो हम 1 किलो जूल कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे वाले स्लाइड्स में देखा कि वहां भी हमने जो वर्क डन किया था 1 किलो जूल था, इसमें भी हम वर्क डन जो है 1 किलो जूल कर रहे हैं ऑन द सिस्टम। लास्ट वाले केस में भी हमने ऑन द सिस्टम में किया हुआ है। अगर वहां ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो यहाँ भी ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम जो वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं और दोनों के वर्क करने के तरीके अलग अलग हैं। एक जो तरीका है, फर्स्ट मेथड है, उसमें हमने मैकेनिकल वर्क डन किया हुआ है। इसमें हमने वर्क डन जो किया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिकल गीजर जो सभी के जनरली बाथरूम में हम यूज करते हैं, इसमें भी या इसकी जगह इमर्जिंग रॉड भी ले सकते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिकली उसको हीट करते हैं जिससे हम वाटर में हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और आपको ये पता ही होगा इसमें भी Q इक्वल टू 0 होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट इसमें नहीं होता है कोई भी, मतलब इस सिस्टम के बाहर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा गीजर की जो बाहर वाली वॉल्स होती हैं वो एडियाबैटिक वॉल होती हैं। अगर ये एडियाबैटिक वॉल नहीं होंगी तो जो हीट एनर्जी बाहर आ जाएगी इसमें बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इसकी वॉल को एडियाबैटिक बनाती है, इंसुलेटेड बनाती है, ताकि कोई भी हीट एनर्जी बाहर ना आ जाए और एनर्जी का लॉस कम से कम हो। तो वही वर्क डन हम कर रहे हैं, 1 किलो जूल एनर्जी इसमें सप्लाई की जा रही है। तो 1 किलो जूल एनर्जी से सरप्राइज हम ये चेक करते हैं कि इसमें भी सिस्टम ए से बी पहुंचा होगा। तो ये देखने को मिलता है कि मैकेनिकल वर्क डन में टी ए टेम्परेचर से टी बी जो हुआ था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का जो सेम अमाउंट रखने से इसमें भी टेम्परेचर का उतना ही डिफरेंस आता है जितना मैकेनिकल वर्क डन से आता है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो पहले यू ए था वो यू ए से यू बी पहुंचा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्यू अमाउंट जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज है वो तो जीरो है। तो जो भी वर्क डन हम करेंगे किसी सिस्टम पर करेंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी का सीधी सी बात है इंक्रीज हो जाएगी, तो वो यू ए से यू बी हो जाएगी और टेम्परेचर में उतना ही चेंज आता है जितना हमने पीछे वाले केस में देखा था। और ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है ये किया गया जेपी जूल के द्वारा। तो इन्होंने ये सिस्टम से करके देखा कि अगर हम किसी भी सिस्टम, एक मैकेनिकल वर्क डन भी करते हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हैं, किसी भी तरीके से वर्क डन करते हैं, तो उसमें अगर हम क्यू अमाउंट को 0 कर देते हैं तो उसमें कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज ना करें, तो वर्क डन हम किसी भी तरीके से करें तो टेम्परेचर का डिफरेंस जो आएगा वो सेम आता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो सेम आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं
J.P. Joule showed that given amount of work done on the system, no matter how it was done, is irrespective of path, कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन से करते हैं या मैकेनिकल वर्क डन से करते हैं या स्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम धीरे 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 सप्लाई करते हैं, उसे केवल इस बात से मतलब है कि 1 जूल या 1 किलो जूल वर्क डन होना चाहिए, irrespective of path, produce the same change of state. उसका इनिशियल स्टेट ए था, फाइनल स्टेट बी है। अगर आप 1 किलो जूल एनर्जी देते हैं तो वो ए से बी पहुंचेगा डेफिनेटली। अगर आप 1 किलो जूल के अलावा कुछ और टाइप की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो बी स्टेट की जगह किसी और स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, एज अ मेजर बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो हम यह कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ जो एडी लगा हुआ है, एडी का मतलब एडियाबैटिक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हम एडियाबैटिक क्यों यूज कर रहे हैं। एडियाबैटिक हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो भी वर्क डन हुआ है उस पॉइंट पर क्यू क्या था, जीरो था। एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर जीरो है, इस वजह से हम यहाँ पर एडियाबैटिक। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम ये देख लेते हैं कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है या क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए सिस्टम या रिलीज बाय सिस्टम हो, तो उस केस में साइन कब प्लस लेना है कब नेगेटिव लेना है ये हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस टाइप की बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों से, तो इस बात का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखिए जब भी हम केमिस्ट्री में साइन को लेकर के डील करेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है हमारा सिस्टम। हम जो भी बात करते हैं वो सिस्टम की बात करते हैं। ये सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो ये याद करना बहुत आसान है, क्योंकि बेसिक ये अगर देखा जाए तो है तो केवल ये 4 आइटम्स जो प्लस माइनस हो, तो सिंपली इसको अगर लर्न कर लें तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन जनरली एग्जाम टाइम पर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज होगी, सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो हमको हमेशा एक पॉजिटिव साइन लेना है। सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो हमको नेगेटिव साइन लेना है। पहले ये चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है। सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव, चाहे वो वर्क हो या क्यू हो, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक, अब वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है, तो वर्क अगर ऑन द सिस्टम है तो ये वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये प्लस लिया जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो बाय द सिस्टम का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, सिस्टम काम करते करते थक जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, सिस्टम आप खुद हैं, आप ऐसे समझ जाए। तो जब आप काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, तो आपकी एनर्जी लॉस हो गई। आपकी एनर्जी लॉस होगी तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा। हीट एनर्जी के केस में भी ऐसा ही है, जब किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे और वो एनर्जी किस फॉर्म में, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्यों होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो जब हीट एनर्जी सिस्टम में दी जा रही है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये हमें प्लस लेनी है, और सिस्टम से एनर्जी अगर रिलीज होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में तो ये एनर्जी माइनस लेनी है। तो साइन में आप एकदम क्लियर रहिएगा, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है तो प्लस लेना है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव लेना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सपोज कीजिए कोई एक सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेज में इंटरनल एनर्जी है U1। अब हम उसी सिस्टम जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और सपोज करो उसकी स्टेट है ए स्टेट में हम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम में सप्लाई करते हैं। तो जब Q अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, U1 प्लस Q। अब उस केस में हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम पर W अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं। तो ये प्लस में है, इसका मतलब ये ऑन द सिस्टम होगा। ये हीट एनर्जी प्लस में है तो मतलब ये सिस्टम एब्सॉर्ब करता होगा, जो कि हम पीछे वाली स्लाइड में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W, और इसको हम इंडिकेट करते हैं D2 से, जो कि इसकी एक फाइनल स्टेट है। तो अब जो सिस्टम है हमारे पास, इनिशियल स्टेट क्या थी इसकी A, अब सिस्टम कहाँ पहुंच गया बी में। इनिशियल स्टेज की जो इंटरनल एनर्जी है U1, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है U2,
इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W. तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. तो ये जो स्टेटमेंट है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है उसको भी फुलफिल करता है. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. मतलब जितना अमाउंट में हीट एनर्जी, सपोज करो किसी सिस्टम में आपने हीट एनर्जी दे दी, ये कोई सिस्टम है, इसमें क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे देते हैं, तो ये इसमें दो टाइप की एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगा. एक तो डेल्टा यू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डब्ल्यू में हो जाएगा. अगर आप क्यू अमाउंट से जितने भी क्यू अमाउंट में एनर्जी दी जा रही है वो 100% डब्ल्यू में चले जाए तो इंटरनल एनर्जी में जीरो हो जाएगी. अगर आप क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं और वो 100% कन्वर्ट हो जाए डेल्टा यू में तो ये डब्ल्यू जीरो हो जाएगा. और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी सिस्टम को दी जाती है तो कुछ डेल्टा यू में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. आप इसका उल्टा और भी तरीका ले सकते हैं. यहाँ पर आप डेल्टा यू को रहने देते हैं, अगर आप डब्ल्यू वर्क डन करते हैं तो ये टोटल टू पार्ट में कन्वर्ट होगी. तो डब्ल्यू से ये डेल्टा यू में कन्वर्ट हो रही है और क्यू में कन्वर्ट हो रही है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वही है कि ओवरऑल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. एनर्जी केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आप डब्ल्यू अमाउंट की जो एनर्जी है उसको क्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, या क्यू अमाउंट की जो एनर्जी है उसको डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए. मतलब एक फॉर्म से आपने मैकेनिकल वर्क से हीट में कन्वर्ट कर दिया, हीट से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया. इस टाइप के आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये है मैथमेटिकल statement of first law of thermodynamics, that is delta U is equal to Q plus W. So now based on first law of thermodynamics we have some questions for you. Total 3 questions हैं, मैं इनको वन बाय वन रीड करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. The first question is no heat is absorbed by the system from surrounding but work is done on the system. So what type of world is it? It's a wall. सबसे पहली चीज नो हीट का इन्वॉल्व का मतलब ये है Q इक्वल टू जीरो है. फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. व्हेन Q इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो ये तो एक तो रहेगा हमारे पे जितना भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के चेंज करने में चला जाएगा. सिंस वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू है ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी और इंटरनल एनर्जी इसमें इंक्रीज हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. व्हाट टाइप ऑफ वॉल इज डस, Q इक्वल टू जीरो है. तो ये बात आपको पहले ही लेक्चर्स में पता था कि जब हम Q इक्वल टू जीरो रखते हैं इसका मतलब वॉल कैसी होंगी, एडियाबैटिक होंगी. नेक्स्ट इज नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो टेकन आउट हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बहुत इजीली हो जा रहा है. तो W इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, Q होगा. तो जब सिस्टम से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इसका मतलब इसमें जो वॉल होंगे वो थर्मली कंडक्टर होंगे. एंड थर्ड क्वेश्चन इज W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम and Q amount of heat is supplied to the system. This is to the system and this is by the system. तो W हमको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है क्योंकि ये by the system है, and Q should be positive. Since delta U is equal to Q plus W, तो Q instead of plus W we have to use minus W. The formula becomes delta U is equal to Q minus W. अब यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज का कोई चीज़ें मेंशन नहीं है एंड केवल एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है बहुत इजीली. तो सिस्टम शुड बी क्लोज सिस्टम, राइट. So these are the topics which we already discussed in this lecture: internal energy and mathematical statement of first law of thermodynamics. तो इसी लेक्चर पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं.
जिनको आप स्क्रीनशॉट ले करके उनको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर टोटल 3 MCQ हैं। 4th क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप एंड 5th क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप लेक्चर नंबर 3 के लिए कंटिन्यू वॉच करें इस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।